एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज साइकोलॉजी में ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, थिंकिंग, चिंतन। अब चिंतन क्या होता है कि कोई पेंटिंग है आपके सामने, मान लीजिए, तो इस पेंटिंग को देखकर सबके मन में कोई ना कोई विचार आएगा, कोई कंसेप्ट होगा, ठीक है। और ये भी सोचेंगे कि इसमें क्या भाव छुपा है, क्या दिखाना चाहते हैं हम। इसलिए इसकी रंग रूप, इसकी जो विशेषताएं हैं, उनको देखते हुए भी हम इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके परे क्या अर्थ है, क्यों ये ड्रा की गई है, इसका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। इसलिए हम क्या कहेंगे, चिंतन क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं का जोड़ तोड़ होता है, ठीक है। जो हमारे मेंटल प्रोसेस हैं उनका जोड़ तोड़ होता है। इसमें क्या है, प्रतिमाएं, मेंटल इमेजेस। मेंटल इमेज क्या हुई कि सामने कोई कह दे कि भाई पेड़ पर बैठी हुई बिल्ली, तो हमारे क्या होगा, मस्तिष्क में क्या होगा, एक चित्र आएगा, इमेज बनेगी, जिस पर पेड़, जहां पेड़ होगा और पेड़ पर बिल्ली बैठी है, इस तरह से हमारे इमेज बनेगी। वो होती मानसिक प्रतिमा, ठीक है। फिर है कंसेप्ट, संप्रत्यय। संप्रत्यय क्या होते हैं कि कोई एक कैटेगरी को ही डिफाइन करना। जैसे घर में हम क्या करते हैं, अलमारी है हमारी, उसमें क्या कपड़े रखते हैं, और एक तरह का सामान अलग रखते हैं, दूसरी तरह का अलग रखते हैं, अलग अलग बॉक्स बने होते हैं। क्यों? ताकि जब जरूरत पड़े तो हमें वो इजीली मिल जाए, ठीक है, उनका उपयोग हम आसानी से कर सकें। इसी तरह से हमारे जो मेंटल प्रोसेस है उसके अनुसार अलग अलग कंसेप्ट बन जाते हैं, और उन कंसेप्ट का यूज हम जब उनकी जरूरत होती है तब करते हैं। जैसे कुत्ते का नाम आते ही कुत्ते की सारी विशेषताएं आ जाएंगी, ठीक है, या और बिल्ली की आ जाए, गाय की, कोई भी एनिमल, सभी क्या होते हैं, कैटेगरी बना देते हैं, उसमें जो उसकी सभी जातियां आ जाएंगी। कुत्ते अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन कुत्ता जो शब्द है उसमें क्या है, उसकी सभी जातियां आ गई हैं, वो एक वर्ग, कैटेगरी को दिखाता है। वो हमारा है संप्रत्यय, ठीक है, संप्रत्यय। और प्रतिमा अभी मैंने बताया, इमेज, मेंटल इमेज। तो इस तरह से ये सब, इसके फिर इसके बाद नियम है, या फिर और भी इसके प्रोसेस हैं, वो सभी मिलकर उनमें जोड़ तोड़ होना ही क्या होता है, थिंकिंग होता है, चिंतन होता है। क्लियर है? इसके बाद क्या है कि चिंतन है वो एक मेंटल प्रोसेस है, लेकिन उसको बाहर से भी अनुभव किया जा सकता है। कैसे? अब जैसे चेस का खिलाड़ी है, वो अगली चाल चलने के लिए बैठा है, लेकिन उसकी जो हाव भाव है, मुद्रा है, उसको देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि ये चिंतन कर रहा है, ठीक है। तो ये है तो आंतरिक मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया, लेकिन ये बाहर से भी प्रकट हो जाती है हाव भाव से। और इसके बाद इसकी विशेषता क्या है, नेचर क्या है, ये गोल डायरेक्टेड होती है हमेशा, ठीक है, लक्ष्य निर्देशित, लक्ष्य निर्देशित, कोई ना कोई लक्ष्य होता है चिंतन करने का, ठीक है। और ये इसकी विशेषता है, कई बार पूछा जाता है कि चिंतन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो मैं बता रही हूँ ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। और इसके बाद और क्या है कि ये सिस्टेमेटिक होता है चिंतन। ये नहीं कि एक विचार आया फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आया, तीसरा आया, नहीं, ये एक सिस्टेमेटिक होता है, ठीक है, सिस्टेमेटिक। और इसके बाद क्या होता है कि जो चिंतन है, चिंतन मानव जाति में पाया जाता है। ये मानव की एक विशेषता है जो उसे अन्य जीवों से अलग करती है। क्लियर है? अब इसके बाद हम करेंगे टाइप्स। अब टाइप्स में क्या क्या आता है, कई जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग टाइप बताए हैं। हम यहाँ पर मेन टाइप है वो करेंगे। पहला टाइप है परसेप्चुअल, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब ये क्या होता है, ये सबसे
जो कहते हैं ना निम्न कोटि का चिंतन जो बच्चों में होता है नॉर्मली, कि जो मूर्त है इसको मूर्त चिंतन भी कहते हैं, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट थिंकिंग, मूर्त चिंतन, जो सामने है उसके उपस्थित वस्तुएं या व्यक्ति जो भी उसके सामने है उनको देखकर थिंकिंग करना क्या होता है, कंक्रीट थिंकिंग, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, मूर्त चिंतन। क्लियर है। इसके बाद सेकंड है हमारा कंसेप्चुअल थिंकिंग, इसको अब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब जीन पियाजे की थ्योरी करवाई थी मैंने, उसमें ये आए थे वर्ड्स, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज आई थी ना, वही है ये अमूर्त। अब अमूर्त क्या है, अमूर्त चिंतन है ये, कि बच्चे के सामने उपस्थित नहीं है लेकिन विचारों के अभिव्यक्ति के लिए क्या करता है, वो अपनी एक अमूर्त चिंतन करता है, ठीक है, अपने लक्ष्यों को सोच सकता है, उनके बारे में कल्पना कर सकता है, ये सबसे उच्चतम कोटि का चिंतन होता है, ठीक है, उच्चतम चिंतन होता है, श्रेष्ठतम भी बोल देते हैं इसको। कंसेप्चुअल को क्या कहते हैं, संप्रत्यात्मक, संप्रत्यात्मक चिंतन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रही हूं मैं, ठीक है, पेपर में कोई भी आ जाए कर लेना। इसके बाद थर्ड है हमारे पास, थर्ड आता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट होता है अभिसारी, अभिसारी चिंतन। अब अभिसारी चिंतन साइंस में एक आता था हमारे, अभिसारी वो सिद्धांत, ठीक है, कन्वर्जेंस का सिद्धांत क्या होता है वो, कि जैसे ये सन है, सनलाइट आ रही है, रेज आ रही है सारी ऐसे, ठीक है, यहाँ पे कोई लेंस रख दिया। अब कन्वर्जेंट होता है कि ये जो किरणें है ना ये सारी इकट्ठी होते हुए एक ही पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, केंद्रित हो जाएंगी, ठीक है, लेंस के कारण एक ही पॉइंट पर केंद्रित हो जाएंगी, ये होता है कन्वर्जेंस का सिद्धांत। अब इसमें भी यही है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी एक ही उसका आंसर होता है। जब हम सोचते हैं कोई प्रॉब्लम हमारे सामने तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है डायरेक्ट। इसमें एमसीक्यू को समझ सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, वो अभिसारी चिंतन है। क्लियर। इसके बाद हमारा फोर्थ है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, इससे अपोजिट है फैलाव, अपसारी, अपसारी चिंतन। कि कोई समस्या है, कोई हम सोच विचार कर रहे हैं, उसके अलग अलग पहलुओं पर ध्यान देना, ठीक है, अपसारी, फैलाव होना। हमारी जो सोच है, जो यानी इसमें कैसे लगाएंगे, जो कथन होते हैं कि बच्चों को ये कहा जाए कि अपने विचार व्यक्त कीजिए, कोई कथन दे दिया उसके ऊपर, तो उसमें अपसारी चिंतन होता है, बच्चे अपना दृष्टिकोण बताएंगे उसके बारे में, सभी का अलग अलग क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, ये होता है अपसारी। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक। ये क्या होता है, क्रिएटिव, सुना भी होगा आपने, कई बार बच्चों को कहते हैं ये क्रिएटिव बच्चा है, क्रिएटिव माइंड है। क्या होता है क्रिएटिव, क्रिएटिव होता है कुछ नया, ठीक है, नयापन होना, नए का सृजन करना, पुरानी जो उसके पास अनुभव हैं, ज्ञान है, उसमें कुछ और ऐड करना, उसमें नवीनता लाना,
ठीक है। और उसमें मौलिकता लाना, उसकी ओरिजिनल होनी चाहिए वो, ये नहीं कि कुछ भी किसी का भी उठा ले, ठीक है। मौलिकता होनी चाहिए, नयापन होना चाहिए, ये सब क्या है, क्रिएटिव माइंड की थिंक वो है, क्रिएटिविटी है। अब सारी और जो अभिसारी है, ये दोनों चिंतन थिंकिंग क्रिएटिव में होती हैं, दोनों ही क्रिएटिव में होती हैं। कैसे? अब क्रिएटिव जो थिंकिंग है उसमें कोई समस्या आ गई, बच्चा समस्या समाधान कर। अब समस्या का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ी समस्या आती है, हमारे डेली लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, काम करने से संबंधित होती हैं, कोई किसी का यूज करने से। अब जैसे इसमें डाइवर्जेंट में हम ये भी ले सकते हैं कि किसी एक वस्तु का अलग अलग यूज होना, जैसे पेन का यूज बच्चे से पूछा जाए, इसका और क्या यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। इसी तरह सृजनात्मकता में यही है कि बच्चे से पूछा जाएगा, वो सॉल्यूशन बताएगा काफी सारे, उनमें से फिर सिलेक्ट करना, वो क्या हो जाएगा, अभिसारी चिंतन, एक का चुनाव करना, ठीक है। तो दोनों थिंकिंग इसके अंडर आती हैं, क्रिएटिव थिंकिंग में। इसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग। आलोचनात्मक थिंकिंग। अब क्रिटिकल क्या होता है, कहते हैं ना भाई कि ये तो हमेशा आलोचना ही करता रहता है, लेकिन आलोचना वो बुराई नहीं होती कि आलोचना करता है। आलोचना का मतलब है कि गुण और दोष दोनों को ही देखना, ठीक है। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि किसी वस्तु के गुण और दोष की परख करना, अच्छाई और बुराई की परख करना, गुण दोष की परख, उसको अच्छे से परख कर फिर उस पे यूज करना, भैया उसको सोच विचार करके फिर उसका यूज करना, ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। और इसके बाद हमारा है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, अब इसको कहते हैं तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन ये क्या होता है कि लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर किसी बात को सोचना। इसमें कोई विशेष प्रोसेस होता है, ठीक है। पदानुक्रम पद्धति से होता है, एक के बाद एक प्रोसेस, ये नहीं कि सिस्टम नहीं होता, ये ज्यादा सिस्टेमेटिक होती है, पदानुक्रम पद्धति से होती है। और इसमें सरल छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है, ठीक है। समस्या समाधान छोटी समस्याओं का लॉजिकल थिंकिंग में। और इसके बाद हमारी है एक रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग से उच्च होती है, इससे ऊपर की होती है। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तित चिंतन। इसमें इंसाइटफुल होती है, ये सूझ का यूज किया जाता है, अंतर्दृष्टि का, ठीक है। अंतर्दृष्टि का यूज किया जाता है, सूझबूझ से काम किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम के लिए होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसमें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यूज किया जाता है। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हैं वो बेटर होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं परिणाम। और इसके बाद हमारा अगला है, इसमें क्रिटिकल में ये भी याद रख सकते हैं, एनालाइज करते हैं हम, ठीक है, विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। हमारा डायरेक्टेड थिंकिंग। अब निर्देशित चिंतन क्या होता है। निर्देशित चिंतन है कि कोई दिशा निर्देश दिया गया है, समस्या है, उसके बारे में कुछ बताया गया है कि इस तरह से समाधान करना है, फिर उसके बारे में सोचना, ठीक है। दिशा निर्देश के आधार पर चिंतन करना, पहले से उसको कुछ निर्देश दिए गए हों। और 10वां है हमारा इनडायरेक्टेड
थिंकिंग, ये होती है अनिर्देशित। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको चिंतन में कई बार शामिल ही नहीं किया जाता। बेवजह बिना उसके यानी सोचते रहना, कोई इसमें लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही सोच विचार करते रहना, डे ड्रीमिंग करना। ठीक है, डे ड्रीमिंग करना, सपने लेना कि मैं तो ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। अब जैसे कई बच्चे पढ़ते हैं नहीं, फिर भी सपने लेते रहते हैं। अगला है हमारा सवली चिंतन। सवली चिंतन, ऑटिस्टिक थिंकिंग। ये क्या होता है? ये होता है सवपन में रहना, जो अनिर्देशित में ना वही है, इसमें भी डे ड्रीमिंग में रहना, कल्पनाओं में रहना। और दूसरा होता है यथार्थवादी। यथार्थवादी चिंतन, जो यथार्थ को देखते हुए, जैसे ये है हमारी, ये डायरेक्टेड है और डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, क्रिएटिव है, रिफ्लेक्टिव है, ये सभी किसमें आ जाएंगी? यथार्थवादी चिंतन में आ जाएंगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाने वाली हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है, और एक होता है होलिस्टिक थिंकिंग। इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या होता है? ये होता है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक, और ये होता है समग्र। ठीक है, समग्र चिंतन, विश्लेषणात्मक चिंतन। अब ये क्या है बताती हूँ। अभी एक अध्ययन किया गया था, अमेरिकी बच्चे थे और एशिया के देशों के, जापान से, ठीक है, जापान के ले लेते हैं, जापान के और अमेरिकी जो विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, उन पर एक अध्ययन किया गया था। उन्हें एक चित्र दिखाया गया था। ये याद रखोगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो, इस तरह से एक चित्र दिखाया गया था दोनों तरह के, दोनों देशों के बच्चों को। अब उनसे पूछा गया कि आपको इसमें क्या दिखाई देता है। तो अमेरिकी जो बच्चे थे, अमेरिकन बच्चे थे, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने इनको मछलियों को देखा। किसी ने बताया मुझे छोटी मछली अच्छी लगी है, या फिर किसी ने कहा कि इतनी बड़ी हैं, इतनी छोटी हैं। इस तरह से उन्होंने क्या किया, मछलियों के बारे में अलग अलग विवरण दिया। लेकिन जो जापान के थे, जापान वालों ने क्या किया, उन्होंने बताया कि रास्ता है, वो पथ है, वो पथरीला है, ठीक है, और इसमें ये ग्रीन ग्रीन काई सी, जैसे अब तो इसमें कलर नहीं दिख रहा, ग्रीन काई है, पानी का कलर है वो ग्रीन हो रहा है, ठीक है, और इस तरह से उन्होंने बताया। अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो अमेरिकन बच्चे हैं वो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एक एक विशेषताओं को ध्यान से देखते हैं, उन पर सोच विचार करते हैं। अलग अलग विशेषताओं का चिंतन करना क्या होता है, विश्लेषणात्मक चिंतन है। और उन्होंने, जो जापानी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृष्ठभूमि, ठीक है, बैकग्राउंड को देखा। अब बैकग्राउंड को देखा और समग्र रूप से देखा। समग्र क्या होता है, पूरा। तो उन्होंने बैकग्राउंड है, जो उसके आगे की चीज है, उसको नहीं देखा, बैकग्राउंड को देखा, पृष्ठभूमि को देखा, वो था समग्र चिंतन। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है भाई, फिर बता देती हूं। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान। समस्या समाधान में क्या होता है कि कोई समस्या है, अब समस्या ये नहीं कि कोई बड़ी है, डेली लाइफ की भी समस्या हो सकती है। कैसे? अब जैसे घर में कोई मेहमान आ जाए, अचानक से आ जाए,
और रात को आया है, अब सब्जी भी नहीं है घर में, क्या खिलाएं, कैसे खाना बनाएं, वो भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका समाधान ढूंढना है। तो इसमें कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है, उन स्टेप को फॉलो करना होता है। स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की पहचान, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे डिस्क्राइब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का वर्णन। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। फिर क्या करेंगे? सॉल्यूशंस एनालाइज, अलग अलग सॉल्यूशन है उनको एनालाइज करेंगे, भाई क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम करेंगे सिलेक्ट वन एंड मैनिपुलेट, यानी उसको लागू करेंगे। यहां लिख देती हूँ लागू करना। पहले पहचान करेंगे, फिर उसका वर्णन करेंगे, फिर योजना बनाएंगे, फिर अलग अलग समस्या का समाधान, अलग अलग विचार लेके आएंगे, चिंतन करेंगे, फिर उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे, उसको लागू करेंगे। उसके बाद 5 स्टेप हो गए। 6 नंबर पे क्या करेंगे? उसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 7वें नंबर पे रीडिफाइन, दोबारा से प्रॉब्लम को और सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, यानी देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से ये 7 स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा, अगला है हमारा रीजनिंग, तर्कना। ये 2 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है डिडक्टिव, निगमनात्मक, और दूसरी होती है इंडक्टिव, आगमनात्मक। आपने कई बार सुना होगा, ये पेपर में काफी टाइम पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है ट्रेन की साइड। आप क्या विचार लेके आएंगे? या तो ये लेके आएंगे विचार कि इसकी रेल छूट रही है इसलिए भाग रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने पहले से जो धारणा बनी हुई है, पूर्व धारणा, उसको लागू किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या सोचेगा? जिसकी इंडक्टिव सोच है, तर्क क्या देगा? वो उसका भाग रहा है उसको देखेगा, और वो गाड़ी में गया, वहां से एक बैग लेके आया। जब वो सोचेगा कि इसका बैग गाड़ी में छूट गया था इसलिए ये भाग रहा था, ये होती है आगमनात्मक तर्क, यानी जो कारण है, ठीक है, कारणों को देखकर, स्पष्ट देखकर उसका अनुमान लगाना। और ये क्या होता है? पहले से जो धारणा बनी हुई है उसके आधार पर अनुमान लगाना। क्लियर है इतना? अब दूसरी बात है कि ये क्या होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब आम धारणा है, सभी की है, सामान्य है वो विशिष्ट की ओर, ठीक है। और ये होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। उम्मीद है एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। इसके बाद एक बस छोटा सा पॉइंट और बचता है, इसका एक प्रोसेस और है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय, ठीक है, निर्णय करना। ये भी इसी में आता है प्रोसेस में। अब डिसीजन मेकिंग है, ये
इसको क्या क्या प्रभावित करता है? एक तो सबसे ज्यादा क्या करता है, हमारे जो पहले की धारणाएं हैं, ठीक है, पहले यानी पूर्व ज्ञान या अनुभव। अब हमें कोई बुक लेने जाना है, हमें पता होगा जो राइटर हमें सही लगता है, हम उसी के आधार पर चुनाव करेंगे, निर्णय लेंगे कि ये बुक लेनी है, ठीक है। दूसरा होता है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आदतन। कुछ निर्णय हम आदतन ले लेते हैं, जैसे रेड लाइट आ गई, एकदम से ब्रेक लग जाएंगे, ठीक है, या आगे कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, किसी में टक्कर लगने वाली है, ब्रेक लग जाएंगे, ये क्या है, ऑटोमेटिक निर्णय लेना। और एक और प्रभावित करता है इसे, रुचि, इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट होगा, उसके आधार पर हम अच्छा बुरा निर्णय लेते हैं, भाई ये अच्छा है ये बुरा है, क्योंकि हमारा खुद का इंटरेस्ट उसमें शामिल हो जाता है। क्लियर है? बस इतना ही बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद थिंकिंग में क्रिएटिविटी का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करवाना चाहती हूँ, अलग वीडियो में करेंगे। और भाषा का और चिंतन का भी गहरा संबंध है, ठीक है, भाषा और चिंतन का घनिष्ठ संबंध है। कैसे है? स्पष्ट किया गया है कि जैसे हिंदी भाषी और इंग्लिश, जो इंग्लिश जानते हैं और हिंदी भाषी हैं, दोनों का एक अंतर बताएं कि हिंदी में रिश्तों को बताने के लिए अलग अलग शब्द हैं और इंग्लिश में कुछ गिने चुने शब्द हैं, जैसे अंकल है, आंट है। हिंदी में क्या कहते हैं, चाचा, ताऊ, बुआ, चाची, यानी सबके लिए अलग अलग शब्द हैं। तो जो हिंदी भाषी हैं उनको रिश्तों की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको रिश्तों के मामले में उनका कंसेप्ट क्लियर कम मिलता है, ठीक है। इस तरह से भाषा है वो चिंतन पर प्रभाव डालती है। क्लियर? और दूसरी बात है मातृभाषा। अब बच्चा अपनी मातृभाषा जो माँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, एक से अधिक भी हो सकती है किसी किसी की मातृभाषा, क्योंकि पिता की अलग हो सकती है, माँ की अलग हो सकती है, उसे एनवायरनमेंट में जो मिल रहा है, जो भाषा वो सीख रहा है, वो होती है मातृभाषा, जिसमें वो अपने संवेगों के साथ जुड़ा होता है, संवेग व्यक्त करता है, ठीक है, वो होती है मातृभाषा। अब वो संवेगात्मक रूप से जुड़ा होता है तो उसमें ही चिंतन करेगा, उसकी जो चिंतन प्रोसेस होगी वो किस में होगी, मातृभाषा में ज्यादा होगी, ठीक है। और एक शब्द आता है इसमें द्विभाषी और बहुभाषी, बहुभाषिता, द्विभाषिता। द्विभाषिता जो दो भाषाओं में बात कर सकता है, बोल सकता है। बहुभाषिता जो अलग दो से अधिक भाषाओं को सीखता है, वो होता है बहुभाषिता। और ये दोनों ही क्या है, बच्चे के थिंकिंग में हेल्पफुल हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, उसके विकास को प्रभावित करती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, और घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।